सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पुनः आज अपने लोक प्रशासन की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आज तीसरे विषय पर हम बात करेंगे। और तीसरा विषय जो हमारा था, हम संगठन में चर्चा कर रहे थे, संगठन के साथ साथ संगठन के हमने प्रकारों पर चर्चा कर ली थी। आज संगठन के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। और उसमें भी हम पहला टॉपिक लेंगे कि पद सोपान की क्या ऐसी व्यवस्था है, ये पद सोपान क्या है। देखिए, एक सवाल उठता है पहले अपने मन में कि सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी क्यों। क्या ये जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज क्या वाकई में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित के ज्यामिति की तरह हैं या कुछ इनसे अलग है। तो देखिए, न तो ये एक निगमनात्मक पद्धति है, न तो ये भौतिक विज्ञान है, न तो गुरुत्वाकर्षण का इसमें नियम चलता है, लेकिन कुछ एक सामान्य से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है कि जो किसी व्यवस्था अर्थात किसी प्रशासनिक व्यवस्था को, उसके प्रबंधन के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ ना कुछ। साइंस क्या है? साइंस एब्सोल्यूट होता है, बिल्कुल उसमें कुछ शब्द की कहीं कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में एक सिद्धांत बेहतर काम न कर रहा हो, लेकिन किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में सिद्धांत काम कर रहा हो। तो सिद्धांत हमेशा कार्य और उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र, उसके व्यवहार के अनुरूप क्या होगा, हमेशा बदलते रहते हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। वह जो सिद्धांत है वह है पद सोपान का सिद्धांत, हायरार्की थ्योरी। यह देखिए, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। देखिए, संगठन के सिद्धांत में हम टॉपिक जो पढ़ेंगे ये पद सोपान। प्रश्न उठता है कि पद सोपान में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, पद सोपान में जब हम पढ़ेंगे कि पहली चीज़, जैसा मैं बताता आता हूं कि क्या है ये, क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा के बाद ये किस प्रकार का होता है, ये पद सोपान का स्ट्रक्चर हम बना के बताएंगे। पद सोपान का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताएंगे हम कि स्ट्रक्चर कैसे बन के तैयार होता है। फिर हम इसकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे, फिर इसके हम गुण कह लीजिए या इसकी गुण के साथ साथ इसके लाभ कह लीजिए चाहे, और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके दोष या हानि, और फिर हम चर्चा करेंगे इसकी आलोचनाओं के साथ निष्कर्ष, आलोचनात्मक निष्कर्ष कह लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मेट करने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए और बेहतर उसके रिजल्ट को देने के लिए आवश्यक होता है इन मानक के अनुसार अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले प्रश्न उठता है कि है क्या चीज़ ये, कहाँ से आया है ये। देखिए, संगठन जो बनता है, संगठन के अभाव में अब किसी भी व्यवस्था का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब उसके उद्देश्य होंगे तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैंने 4P कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि वहाँ पे पर्पज होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। अगर यह व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है तो इस व्यवस्था के अंतर्गत हर एक सिद्धांत कार्य करता है। यहाँ पे पद सोपान का मतलब क्या है, यहाँ पे हायरार्की सिस्टम जो चलती है उच्च से निम्न की तरफ, क्या आदेश, ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो ऊपर की हायर की अथॉरिटी है और उसके नीचे की जो अथॉरिटी, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कल भी मैंने इस चीज़ को बताया था। कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करेंगे आप, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए आवश्यकता क्या है, आवश्यकता आपके पास है कि जो उच्च का अधिकारी है उसकी बातों को नीचे वाला व्यक्ति क्या करे, माने। अगर ऐसा हो रहा है तब तो व्यवस्था अच्छी है। या आप कह सकते हैं छोटे और बड़ों के बीच में एक वर्गीकृत व्यवस्था हो, या आप कह सकते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी जो है उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या कहते हैं कि आदेशित हो, या कह सकते हैं कि आप निम्न जो अधिकारी है उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए कार्यों को सफलतापूर्वक करने का नाम क्या है, पद सोपान है। तो क्या है, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आता है। अगर आप इसके अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ कहाँ से आए, ये हायरार्की शब्द से मिलकर बना है। हायरार्की जो है अंग्रेजी का पद सोपान कह लीजिए, या इसका जो रूपांतरण के रूप में जो निकल के शब्द आता है, इसको पद सोपान के रूप में कहते हैं लोग, कुछ लोग सीढ़ी नुमा के रूप में कहते हैं, कुछ लोग पिरामिड के रूप में कहते हैं, तमाम सारे इसके नाम हैं। पद सोपान अगर आप हिंदी में इसको चेंज करके कहेंगे तो पद का मतलब होता है कि एक श्रृंखला, और सोपान का मतलब होता है सीढ़ी नुमा उसका आकार। एक
किसी चीज़ को एक व्यवस्थित, सीढ़ियों को देखा आपने, व्यवस्थित होती है, नीचे से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। देखिए इसमें कुछ राइटर्स जो अपनी बातों को कहते हैं, देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं। अगर आप बात करेंगे परिभाषाओं की, मैंने आपको मूने और रैले की मूने की मैंने परिभाषा को हर बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मूने हुए, रैले हुए, हर गुलिक हुए, उर्विक हुए, ये सारी परिभाषाएं बार बार आपको सुनने को मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पे आवश्यक हो जाती है। ये कहता है कि ये जो पदसोपान है, ये जो हायरार्की सिस्टम है, ये हायरार्की सिस्टम विश्वव्यापी परघटना है। विश्वव्यापी, ध्यान रखिए, शब्दों को ध्यान रखिएगा, विश्वव्यापी प्रघटना है। अर्थात ये फिनोमा की बात करते हैं। ये एक फिनोमिना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके आधार पे ये संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में यह दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एल डी वाइट साहब की, एल डी वाइट साहब कहते हैं पद सोपान नीचे से ऊपर की तरफ। वाइट साहब कहते हैं, एल डी वाइट साहब कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व। वो कहता है कि यहाँ पर एल डी वाइट साहब कहते हैं कि जो आपकी हायरार्की सिस्टम है वो करता क्या, नीचे से ऊपर की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके उत्तरदायित्व को डिफाइन करता है। अगर यह चीज़ पाई जा रही है तो ये क्या है, ये बेहतर है। अगर इसी में आप देखेंगे जेबी मिलेट साहब आते हैं, वो कुछ नया नहीं, वो कहते हैं कि पद सोपान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक वर्गों को को श्रेणीबद्ध किया जाता है, या अनेक वर्गों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मिलेट साहब क्या करते हैं, मिलेट साहब केवल जोड़ने की बात करते हैं कि सभी जो छोटे बड़े, अमीर गरीब, या जो भी व्यवस्था है उच्च और निम्न की, इनको सबको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ेगा कैसे, जोड़ने का काम ये पिरामिड के आकार में करता है, इसके माध्यम से जोड़ने की बात करता है। मूने रैले अगर आते हैं तो इस व्यवस्था को कहते हैं कि ये है जो स्कैरल प्रोसेस है। मूने रैले, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूने रैले ने हायरार्की सिस्टम को क्या बोला है, इसको बोलता है स्कैलर प्रोसेस। ये कहता है कि स्कैलर प्रोसेस है ये। लेकिन अगर आप हेनरी फ्योल की बात करेंगे, हेनरी फ्योल इवन यहाँ तक कह जाता है कि हेनरी फ्योल कहता है ये क्या, स्कैलर चैन है, स्कैलर चैन। अर्थात क्या, आप जितने लोगों को देख रहे हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा हर बार केवल जोड़ने की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे पास ये है, उत्तरदायित्वों को ध्यान में रख के चीज़ों को समझने के लिए, चाहे वो एल डी वाइट हो, चाहे उर्विक हो, चाहे मूने रैले हो, चाहे मूने हो, और चाहे आपके फैलेट हो, ये सारे लोगों ने क्या किया, एक तरीका बताया कि हमारा जो अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा एक सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए अगर हम एक फिगर के माध्यम से समझे कि एक्चुअली बनता कैसे है, चीज़ें कैसे आती हैं, देखिए यहाँ पे गौर देने वाली बात है। एक अर्ल लाथम एक वैज्ञानिक हुए, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पब्लिक एड को इन्होंने बहुत अच्छे से देखा और समझा। उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। कहते हैं कि उच्च तथा निम्न के मध्य जो सुनियोजित व्यवस्था है, उसी सुनियोजित व्यवस्था को क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। अर्थलाथन की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। उच्च और निम्न के बीच सुनियोजित व्यवस्था, एक सिस्टमैटिक जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसी कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, पद सोपान कहते हैं। देखिए पद सोपान के दो डायग्राम आपको किताबों में मिलते हैं। एक डायग्राम आपको ये मिलता है, ये डायग्राम आपको मिलता है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये B1 है, ये B2 है, ये XYZ XYZ XYZ। किताबों में आप देखेंगे यहाँ पे आपको सचिव बताएगा, ये सचिव है, ये अपर सचिव है, ये सचिव, ये क्या नाम है आपका, अधीनस्थ सचिव है, मान लीजिए अधीनस्थ सचिव। इस तरह कैटेगरी को बांटा जाता है। अगर इस तरह की कैटेगरी में उप सचिव कह लीजिए इसको, आप इस कैटेगरी में बांटा जा रहा है। ये कह रहा है कि ये जो व्यवस्था है, आपका उच्चतम अधिकारी ये है, ये आदेशित करेगा इनको, ये आदेशित करेंगे इनको, और ये लोग आदेशित होंगे किससे, इससे। यही सेम व्यवस्था, यही सेम प्रोसेस आप देखेंगे इसमें भी चल रहा है, और यही सेम प्रोसेस इसमें भी चल रहा है। लेकिन अगर एक पहले चित्र के बाद अगर आप दूसरा चित्र देखेंगे, तब मैं इसके बताऊंगा कि बेसिकली फैक्टर्स कहाँ निकल के सामने आ रहा है। देखिए अगर आप सीढ़ी नुमा की बात करें, ये व्यवस्था बन के तैयार हो रही है, ये व्यवस्था बन के तैयार हो रही है,
ये व्यवस्था आपकी बनके तैयार हो रही है। सपोज दैट ये आपका जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मान लीजिए सपोज दैट ये एफ है। ये A1 के बाद आपका ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। देखिए बहुत आसान शब्दों में समझिए, यहां पर जो आप व्यवस्था देख रहे हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक व्यवस्था है, कहीं कोई अंतर नहीं। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई, एफ। यहां B1, B2, B3 सॉरी B1, C1, C2, D3, E3 इस तरह करके एक व्यवस्था आपकी हो गई यहां पे B1, C2, C1, D1, E1 और F1। ये जो व्यवस्था मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए हायरार्की सिस्टम काम कैसे करता है ये जानना जरूरी है। यहां पे कहता है कि यहां पे जो आदेश होंगे, आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ध्यान रखिएगा। और आदेशों का जो पालन होगा वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। पालन कहां होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अर्थात यहां पे इस व्यक्ति के बीच जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाएगी, वो किसमें होगा, हर एक व्यक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई के लिए, ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी डी के लिए, डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सी के लिए, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी के लिए और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए के लिए। अगर आपको एक लाइन में कहना हो, साइंटिफिक तरीके से कहना हो कि एफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, ई के लिए। अगर हम कहते हैं कि ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे है, तो आप ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी डी के लिए। लेकिन अगर हम कहते हैं ए के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो बी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बी के बाद अगर आप कॉमन ब्रैकेट में करेंगे तो सी भी रिस्पॉन्सिबल है, डी भी रिस्पॉन्सिबल है, ई भी रिस्पॉन्सिबल है और एफ भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके प्रति सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन किसके माध्यम से, इनके माध्यम से। अगर कोई गलती पाई जाएगी, कोई त्रुटि पाई जाएगी, दंडित कैसे होंगे, सभी लोग होंगे। पहले ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। आदेश कभी भी यहां से सीधे नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आदेश का जो प्रोसेस होता है, आदेश का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, वो आपके पास यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तब जाके नीचे निचले स्तर पर आदेश आएगा। लेकिन अगर एक मन में सवाल आ जाए कि ई वाला एफ वाला व्यक्ति आपके D1 से बात करना चाहता है, कैसे बात करेगा, सवाल एक दिमाग में आता है कि हमको अगर यहां वाले व्यक्ति को यहां वाले से बात करना तो कैसे बात करेगा। क्या सीधे बात कर सकता है, नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, आलोचना में बताऊंगा क्यों और कैसे। ये वाला एफ वाला व्यक्ति पहले बात करेगा ई से, फिर डी से, फिर सी से, फिर बी से, फिर ए से, और फिर ए से A1, B1, B2 सॉरी C1 और D1, तब बात करेंगे। आप इसके माध्यम से, चयन के माध्यम से आप यहां जाएंगे, आपको एक लंबी श्रृंखला तय करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कार्य आपके बिल्कुल स्पष्ट होंगे, कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा, जिसमें गलतियां क्या कहते हैं होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, किस विशेषता पे काम करता है। उसके पहले एक मैं सिस्टम की अगर बात कर रहा हूं तो मैं एक आपको बता दूं, एक फिगर और आप ध्यान रखिए। ये तो मैंने आपको बता दिया था, जो किताबों में दिया गया था, जो स्ट्रक्चर के माध्यम से। एक मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, वो देखिए आपका जो पुलिस महकमा होता है उसके का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपका डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आपका आईजी होता है, फिर आपका डीआईजी होता है, फिर उसके नीचे आपके पास एसपी एसएसपी होते हैं, एसएसपी ऑब्लिक एसपी होता है, फिर आपके पास डीवाईएसपी होता है, फिर आपके पास एसएचओ होता है, फिर आपके पास हैंड कांस्टेबल होता है या एसआई कह लीजिए आप, उसके नीचे आपके पास कांस्टेबल होता है। यही आपके पास स्ट्रक्चर तैयार है, यही प्रशासनिक व्यवस्था आपकी है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखते हैं कभी भी यह अधिकारी सीधे यहां आदेशित नहीं करेगा। जब भी आदेशित करेगा इसको, ये आदेश देगा इसको, ये आदेश देंगे इनको, ये आदेश देंगे इनको, ये आदेश इनको, ये आदेश इनको, ये आदेश इनको। कोई भी काम की रिपोर्टिंग होगी वो इनको करेंगे, इनकी रिपोर्टिंग ये करेगा, इनकी रिपोर्टिंग ये करेगा, इनकी रिपोर्टिंग ये करेगा, इनकी रिपोर्टिंग ये करेगा, और इनके माध्यम से यहां पर रिपोर्टिंग होगी। अर्थात क्या, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित है, किस लेवल पर अगर गलती होगी वहां पे उसको दंडित किया जाएगा। ये व्यवस्था अपने आप सिस्टमैटिक दिखेगी। अरब विश्वविद्यालय लेवल पे आप देखेंगे, सबसे पहले आपके वाइस चांसलर्स होते हैं। वाइस चांसलर को छोड़ दिया, आप नीचे शुरू करिए। हमारे क्या टीचर हो गया, हमारे क्या फिर किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया, उसके ऊपर आप गए आपके पास डीन हो गया, उसके ऊपर आप गए वहाँ के क्या नाम है कि वाइस चांसलर हो गए, उसके आगे गए एमएचआरडी हो गया, एमएचआरडी हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या है तो अपनी बात को आप यहाँ कहते हैं,
यहाँ समस्या तो यहाँ जाएगी, यहाँ समस्या तो यहाँ जाएगी, यहाँ समस्या तो यहाँ जाएगी। लेकिन अगर एमएचआरडी से कोई आदेश आएगा तो सारे वाइस चांसलरों के लिए आदेश आएगा, और वाइस चांसलर से सारे क्या कहते हैं डीन्स के पास जाएगा, डीन के पास से सारे प्रिंसिपल्स के पास आएगा, और प्रिंसिपल के पास सारे टीचर्स के पास आएगा, और टीचर क्या करेगा, सारे स्टूडेंट को बताएगा कि क्या आदेश ऊपर से नीचे तक आया है, कैसे हमें पालन करना है। यह एक व्यवस्था है, यह व्यवस्था बड़ी स्वस्थ, बड़ी परंपरा के साथ ही चलती है, और इसमें त्रुटियां होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो आइए देखते हैं हम इनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं और क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं, चलिए तो हम लोग विशेषताओं पर देखेंगे। विशेषता केवल समझिए, याद करने की कोशिश मत करिए, समझने से बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जो पैरामीटर है इसको दिमाग में रखिएगा, इसी के आधार पर सारी विशेषताएं आपको दिखाई पड़ेंगी। पहली आप देखेंगे जो प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां कई उप इकाइयों में देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। अर्थात पहली विशेषता आपकी होगी इकाइयों के साथ साथ आप क्या है, उप इकाइयां भी हैं। उप इकाइयां जो हमारी यहाँ पद सोपान में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इस प्रशासनिक व्यवस्था के सिद्धांत में जो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों के साथ साथ उप इकाइयों में भी ये बटा होता है। दूसरा देखिए, यह जो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयाँ उप इकाइयाँ क्या होती हैं, सीढ़ी नुमादार होती हैं। सीढ़ी नुमादार होती हैं जो कि पिरामिड का आकार लेती है, पिरामिड का आकार लेती हैं। देखिए आपको इसी से अपनी विशेषताएं सारी निकालनी है। तीसरी अगर आप व्यवस्था बात करेंगे, प्रत्येक स्तर पे सबका क्या है, उत्तरदायित्व तो निश्चित है। प्रत्येक स्तर पे सभी लोगों का उत्तरदायित्व मैंने भी बताया है। सभी का व्यक्तित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिल्कुल क्लियर है, लिखी गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिए, हमेशा उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी या सक्षम अधिकारी को आदेशित किया जाएगा, आदेश प्राप्त किया जाएगा। अर्थात आदेश प्राप्त करने का अधिकारी क्या है, निश्चित है, अधिकारी निश्चित है। आदेश प्राप्त करने वाला, आदेश देने वाला क्या, दोनों, कौन प्राप्त करेगा और कौन देगा, ये क्या बिल्कुल स्पष्ट है। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, अधिकार और आपकी उत्तरदायित्व पूर्णतः बिल्कुल स्पष्ट है, पूर्णतः स्पष्ट है, इसमें कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सुनियोजित है। आप छठवां लिख सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें समन्वय की भावना दिखाई देती है, कोऑर्डिनेशन इसमें क्या है, इस पर क्लियर कोऑर्डिनेशन आपको दिखाई पड़ता है। यही सामान्य से इसकी विशेषताएं हैं। अब आइए हम बात करेंगे इसके क्या पद सोपान होते कितने प्रकार के हैं, या पद सोपान की जो श्रृंखला बनाई जा रही है ये एक्चुअली बनाई कैसे जाती है, टाइप्स उसके क्या, प्रकार क्या है। अगर प्रकारों की आप चर्चा करेंगे, ये जो व्यवस्था बनी है ये पिरामिड किस आकार पे बनता है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 3-4 तरीके होते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई व्यवस्था चलानी हो तो उस व्यवस्था को कैसे आप बनाते हैं, कैसे व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए देखिए आप एक तो पहली बात आप उसके वर्ग को देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, वो कार्य के आधार पे उसको आप पद ऊंचा स्थान देते हैं, कार्य के आधार पे होगा आपके उच्चतम शिखर पे। दूसरा आपका हो सकता है कि उसके रैंक के आधार पे या प्रतिष्ठा के आधार पे, रैंक के आधार पे, रैंक के आधार पे या प्रतिष्ठा के आधार पे, प्रतिष्ठा के आधार पे। तीसरा आप देख सकते हैं उसकी जो कौशल आधारित, जो कौशल आपकी जो स्किल है, कौशल आधारित जो व्यवस्था है, कौशल पर आधारित। चौथा आप उसको देख सकते हैं कि जिसका वेतन है, उसका जो पे स्केल है, पे के अनुसार उसका जो वेतन है, इसके आधार पे। देखिए आदमी को आप बड़ा कम मानते हैं, जो कार्य करने में बहुत निपुण, टाटा भाई बड़े हैं, टाटा आपके पास बड़े हैं। प्रतिष्ठा के आधार पर रैंक की बात करेंगे, रैंक की बात पे अगर आप आर्मी में जाएंगे, आपके पास मेजर है, जनरल है, कैप्टन है, इनके सबके क्या है, इनके रैंक बटे हुए, उस रैंक के आधार पे आप बता सकते हैं कौन उच्च अधिकारी, कौन उसके नीचे का अधिकारी है। फिर कौशल के आधार पे आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में आप जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग जितने ऊपर अथॉरिटी पे, जो मैनेजर होगा बहुत सीनियर होगा, जो उसका क्या कहते हैं सीईओ होगा और सीनियर होगा। ये क्या, ये अनुभव के आधार पे हैं और इनके पास ये कौशल, इनके पास जो स्किल है, उन्होंने इतना फील्ड वर्क में काम किया है। जब इन्होंने 10 साल यहाँ काम करेंगे तब आप यहाँ के मैनेजर बनेंगे, डिप्टी मैनेजर बनेंगे। जब 20 साल काम करेंगे आप मैनेजर बनेंगे। जब इससे ज़्यादा काम करेंगे तो आप यहाँ पे सीईओ वगैरह आप बन के तैयार होंगे। आप एक व्यवस्था बनी हुई। वेतन के आधार पर अगर कम पैसे वाले को यहाँ पे अगर इसको मिल रहा 5,000 रुपये और यहाँ मिले 100 रुपया इसको, तो क्या ये 100 वाला संतुष्ट होगा कार्य से? नहीं होगा। किस बात के बड़े हैं आप? क्योंकि पैसा तो मेरे पास ज़्यादा है। तो इसलिए क्या नाम है, वेतन के आधार पे भी ये जो ऊपर रहेगा इसके पास ये लगभग ये क्या होगी, ये सारी व्यवस्था इसके पास पाई जाएगी।
तब हम अब बता पाएंगे कि ये जो पद सोपान का जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार से इस हायर अथॉरिटी को डिसाइड करता है। क्लियर? देखिए अब हम बात करेंगे इसके क्या लाभ है, लाभ है या गुण की बात कर लेते हैं हम। देखिए अगर आप लाभ की बात करते हैं, जो चीज़ें मैंने अभी विशेषताएं बताई हैं वही सारी चीज़ें आपकी लाभ में आएंगी। इस पिरामिड को आप ध्यान में रखिए, हमेशा इस पिरामिड को ध्यान में रख के अगर चीज़ों को करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। पहली चीज़, आपका आदेश यहाँ से आ रहा है, ध्यान रखिएगा, आदेश यहाँ से आ रहा है और पालन आपका नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, सारा का सारा आप करते चले जाएंगे। पहली चीज़ देखिए, पहला आदेश की एकता आपको दिखाई पड़ेगी, आदेश की एकता दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आदेश आपके पास निश्चित है कि ए आपके पास ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है। आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा आप देखेंगे इसमें आपके पास समन्वय दिखाई पड़ता है, कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ता है। अगर समन्वय ना होता तो ये कहीं ना कहीं आदेश यहाँ से यहाँ भी आ सकता था, यहाँ से यहाँ भी आ सकता था, लेकिन सबके पास सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिल्कुल फिक्स है कि आपका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, बी वाले के ए वाले का बी के साथ, बी वाले का सी के साथ, सी वाले का डी के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, बिल्कुल क्लियर कट है। लीडरशिप आपको देखने को मिलेगा, नेतृत्व देखने को मिलेगा, लीडरशिप आपको देखने को मिल रही। इस लीडरशिप में आप क्या देख रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे लीडर है। देखिए यहाँ पे बी भी लीडर है, सी भी लीडर है, डी भी लीडर है और ई भी लीडर है। ई लीडर अपने विंग का है, सी लीडर अपने विंग का है, बी लीडर अपने विंग का है। हर एक व्यक्ति अपने विंग का क्या है, लीडर है। और हमेशा जो उच्च अधिकारी जो होगा हमेशा नीचे वाले अधिकारी से इसलिए वो पूछेगा कि इस कार्य की क्या प्रगति है। आपको अधिकार जो आपको आदेश देगा हमेशा ऊपर और नीचे आपके अपने लीडर को ही देगा, नीचे वाले लीडर को। एक लीडर दूसरे लीडर के बीच में जब समन्वय की भावना होगी तब वो सही रूप से लीडरशिप कर पाएगा। चौथा देखिए, एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत व्यवस्था का मतलब क्या है, यहां पे व्यवस्था कहीं भी देखिए गैप नहीं हो रहा है, कंटिन्यू व्यवस्था चली आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक समानता का भी रूप दिखाई पड़ रहा, हर जगह लीडर हमारे पास है। तो क्या है, सही जगह पे हर एक व्यक्ति निश्चित तरीके पे वहां बैठाया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पांचवा, अगर आप देखिए इसका, तो सत्ता का जो प्रत्यायोजन है, जो सत्ता का जब परिवर्तन है, सत्ता का प्रत्यायोजन, देखिए सत्ताएं बदल रही है। यहाँ पे मालिक ये है, 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 लेकिन सबसे बड़ा मालिक कौन है, ये है। उससे छोटा कौन है, ये है। इससे छोटा कौन है, ये है। इससे छोटा कौन, ये। इससे छोटा ये। सबसे छोटा ये, लेकिन सभी लोग क्या है, अपनी अपनी जगहों पे मालिक है और सभी अपनी जगहों पे सत्ता का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार सत्ताएं परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन सत्ता के परिवर्तन होने से, लेकिन समन्वय आपके पास है, लीडरशिप आपके पास है, आदेश की एकता आपके पास निश्चित है। उसकी वजह से क्या है, जो व्यवस्था हमारी है वो सिस्टमैटिक चल रही है। पांचवा देखेंगे, इसमें उचित मार्ग से कार्य होता है। उचित मार्ग से कार्य कैसे, देखिए, क्योंकि आपके पास मैंने पहले बता दिया कि आदेश यहां से और कार्य कहां से होंगे, नीचे से। तो इसलिए इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प आपके पास है ही नहीं। पहला विकल्प आदेश नीचे से ऊपर और कार्यों का संचालन कैसा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। आपको इसमें सकारात्मक उत्तरदायित्व मिलेगा। सकारात्मक उत्तरदायित्व का मतलब है कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दोषारोपण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के पास सत्ता है, हर एक व्यक्ति के पास नेतृत्व है, हर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत पालन करता है। इसलिए क्या नाम है, किसी व्यक्ति के लिए आप यह कह नहीं सकते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही होगी, आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। और इससे एक चीज़ और देखिए क्या आती है, इससे कार्यकुशलता भी आती है। कार्यकुशलता भी आती है। अगर यहाँ पे ये फाइल को केवल कलेक्शन कर रहा है, ये कलेक्शन पावर्स का बहुत मजबूत होगा। अगर यहाँ पर ये फाइल को क्या केवल चेक कर रहा है, फोटोकॉपी काम करने का काम है, तो फोटोकॉपी बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा। यहाँ पे अगर लिखने कोई काम कर रहा होगा तो लिखने का काम ये बेहतर तरीके से कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही काम केवल वो कर रहा है, लिखने का, इसलिए क्या करेगा, वो बेहतर तरीके से कर रहा होगा। तो कार्य कुशलता भी इसमें दिखाई पड़ती है। जब हम आदेश किसी को मान के काम करते हैं तो उस काम को करने का तरीका हमारा क्या होता है, अलग होता है, और काम को हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चलिए आइए इसी में हम इसके दोष को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दोष क्या दिखाई पड़ते हैं। दोष, यही व्यवस्था याद रखिए, इसी व्यवस्था से आपको दोष आ जाएगा। पहली चीज, जब ए वाला आदेश देगा और आपके पास आदेश ई तक आना है, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम टेकिंग। ये टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से समस्याएं क्या होती हैं, ज़्यादा पैदा होती हैं।
दूसरा, आपके पास इतने सारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको एक को आदेश देना है ई को, ई के बाद बी को आ रहा, सी के आ रहा, डी को आ रहा, इतने लोगों के बीच में जो आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके पास जो पैसा है, पैसा भी क्या होगा, ज्यादा खर्च होगा, पैसा फिजूल खर्ची। तीसरा देखिए, आप इसी में देखेंगे, पहली चीज तो नौकरशाही, हर एक व्यक्ति के पास आपने लीडरशिप दे दिया है, हर व्यक्ति के पास नेतृत्व है, हर व्यक्ति अपने आप में अधिकारी है। तो अधिकारी तो क्या होगा, इसमें एक तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है कि लाल फीताशाही का जन्म होगा। लाल फीताशाही का मतलब नौकरशाही का जन्म होगा, और नौकरशाही जैसा हम ब्रिटेन के हिसाब से देखते हैं, अमेरिकन कल्चर में देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एक आताई शासन, अहम की भावना आ जाती है, जिससे सामान्य जनमानस के लिए कार्य कर पाना उचित नहीं हो पाता है। आप इसमें चौथा आप देखेंगे, चौथा अगर आप देखेंगे, यांत्रिक संबंधों के आधार पर आधारित है। यांत्रिक संबंधों के आधार पर आधारित का मतलब देखिए, यांत्रिक संबंधों के आधार पर आधारित है, ये एक मशीनीकृत व्यवस्था है, यहां से चला है यहां तक आएगा ही आएगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर यहां पे मान लीजिए भारत में अटैक हो गया है और इसको डिसीजन लेना है, तो कैसे डिसीजन लेंगे, क्या ये संभव है, नहीं है। तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से हम कार्य कर सके। इसलिए यंत्रवत व्यवस्था करने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि ये मानवों की व्यवस्था है, मानवीकृत व्यवस्था है, इसलिए मानवों के आधार पे मानवों को सोच समझ के कोई ना कोई व्यवस्था चलाई जाती है। कभी उसमें कुछ ना कुछ होल, कुछ ना कुछ उसमें क्लू पॉइंट्स निकाले जाते हैं, जिसके माध्यम से व्यवस्था बेहतर चल सके। अगर हमको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो, अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करनी हो, किसकी आलोचना करनी हो और आलोचनाओं के साथ साथ इसका मूल्यांकन भी करना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में इतने अवगुण नहीं कि दूर नहीं किया सकता। ये व्यवस्था वर्तमान समय में चल रही, तो पहली बात, किसी व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे। कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उस कमियों को दूर किया जा सकता है। ऐसी कोई कमी नहीं जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं, उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन इसी में आप देखेंगे एक सिस्टम है, हेनरी फ्योल साहब देते हैं। हेनरी फ्योल साहब वो कहते हैं कि जो टाइम टेकिंग है, अधिक खर्चीली है, इन सब बातों पर जो चर्चा करते हैं, उसके लिए हेनरी फ्योल साहब आते हैं और हेनरी फ्योल साहब कह देते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में गैंग प्लांक सिद्धांत, यह एक सिद्धांत को एक जन्म देते हैं और ये कहते हैं गैंग प्लांक सिद्धांत जो होगा ABCDE, वो कहते हैं कि यहाँ पे एक इसको कहा जाता है जंपिंग सिस्टम, जंपिंग थियरी। इसमें क्या व्यवस्था कर दी उन्होंने, कहा कि अगर ये काम यहाँ से यहाँ हो रहा है तो आप यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ से यहाँ हो रहा है तो ये काम यहाँ से यहाँ कर दीजिए। अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन काम को जल्दी करने के लिए, काम को बहुत लेट ना किया जाए, उस व्यवस्था को जल्दी पार करने के लिए ये जो पुल की व्यवस्था बनाई गई है, इस पुल की व्यवस्था में एक जंपिंग सिस्टम कर दिया जाए। जब आप घर की सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ें, अगर आपका पैर बढ़ा तो आप दूसरी सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। तो इसी आधार पे ये हेनरी फ्योल साहब कहते हैं कि अगर व्यवस्था को बेहतर चलानी है तो एक व्यवस्था का जन्म उसमें और देते हैं गैंग प्लांक थ्योरी के माध्यम से, और वो कहते हैं कि हमें एक स्टेप आगे हम जा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पे हमारा काम नहीं बन पा रहा है, ऊपर वाले से हमारा काम हो सकता, तो ये सक्षम अधिकारी ए वाले को लगता है हमें आदेश सीधे सी तक देना चाहिए, बीच में लोग दिक्कत कर रहे हैं, इसके प्रति आपने एक प्रतिलिपि इनको भेजी, एक प्रतिलिपि इनको भेजी, एक प्रतिलिपि इनको भेजी, एक प्रतिलिपि इनको भेजी। वर्तमान समय की अगर व्यवस्था को आप देखेंगे, व्यवस्था बेहतर चल रही है। जैसे आदेशित होता है, सारे जिलों के लिए एक आदेश निकल आता है। जैसे भी कोई प्रधानमंत्री कोई आदेशित करते हैं, हर जिले हर व्यक्ति के लिए आदेशित निर्गत हो जाता है। तो इसलिए अगर कभी कोई आप डॉक्यूमेंट कहीं पे आप देते हैं, तो आप उसके नीचे क्या करते हैं, उसके नीचे आप एक प्रतिलिप लिख देते हैं। प्रतिलिप कहाँ कहाँ भेजी जा रही है, इनको भी हमने क्या किया है, सूचित कर दिया है। तो इसमें काम क्या होता है, जो पहली अथॉरिटी को आप सूचित करते हैं, ये काम आपका इन अथॉरिटियों को देखने से ही आपका काम क्या होगा, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉल एपलेबी साहब ने भी कह दिया, ये जो पुल की व्यवस्था है, यह जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका जो प्रबंधन है, ये इसमें कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन उन दोषों के आधार पे हम पूरी व्यवस्था को नकार दें, यह संभव नहीं है। क्योंकि यह जो व्यवस्था है, यह जो प्रबंधन है, वर्तमान समय में जो सिद्धांत दिए गए हैं संगठन के, उनमें एक बेहतर सिद्धांत है। उस बेहतर सिद्धांत के माध्यम से हम वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। इस प्रकार एपलेबी साहब ने अपने विचारों को दिया, और हेनरी फ्योल साहब ने जो उसमें कुछ लूप थे, जो उसके दोष थे, उन दोषों को दूर करने के लिए व्यवस्था इन्होंने लागू की। तो आज का मेरा जो विषय है वो यहीं तक मैं आपसे बात कर पाऊँगा, और कल मैं पुनः आपसे एक नए विषय पर पुनः बात करूँगा। ठीक है, नमस्कार।